पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया दस्ते क्यों भिजवाए? काफी लोगों का ख्याल है कि दोबारा जंग का खतरा हो रहा है। ट्रंप इंतजामिया का ख्याल है कि अगर ईरान अपनी एनरिच यूरेनियम उसके हवाले कर दे तो बदले में उसको 20 अरब डॉलर दिए जा सकते हैं। ईरानी सदर, पार्लियामेंट के स्पीकर और वजीर खारजा का एक ही मौकफ है कि पुरअमन एटमी सलाहियत उनका कानूनी हक है। अब बात सिर्फ एक इशू पे अटकी हुई है और वो है ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम। अपनी अनथक भाग दौड़ के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो बहुत लोग सोच भी नहीं सकते थे। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इनकी तारीफ में बहुत आगे। यही वजह है कि कतर भी रुजू करने पे मजबूर हो गया और उसने यूएई को छोड़ के पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, मैं इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ पे बड़ी सख्त गहमा गहमी है। पूरी दुनिया से लोग जो है आ रहे हैं यहाँ पे, होटल्स में कमरे नहीं मिल रहे हर जगह। यानी कल भी मेरी रात को काफ़ी लेट मुलाकातें हुई लोगों से। अभी भी मैं भाग रहा हूँ वो क्या कहते हैं, एक ब्रंच के लिए, और ब्रंच पे कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन मिलनी है। लेकिन काफ़ी लोगों का ख्याल है कि दोबारा जंग का खतरा हो रहा है। वो कहते हैं पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया दस्ते क्यों भिजवाए? इस्लामाबाद में अगला राउंड अब मुतवक्के है कि पीर को शुरू होगा और कतर ने रुजू कर लिया। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जब कोई डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक तो दोबारा जंग का खतरा बरकरार है, चले मान लिया। और इसी खतरे को टालने के लिए फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर तेहरान गए और इसका फ़ायदा ये हुआ कि कमर्शियल ट्रैफिक के लिए आज आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जो ही आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान अपनी यूरेनियम और अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार है। ईरान ने फौरी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दावे की तरदीद कर दी कि हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। कल रात को बहरहाल मुझे साउथ एशिया के एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क के सफ़ीर जो हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। कोसार मार्केट में इस्लामाबाद में वो मुझे मिलने आए थे और उनसे बार बार पूछे थे कि यार ये कब खुलेगा, कब खुलेगा। तो मैंने कहा आज खुल गई है और कल सुबह से आपके जहाज़ वहाँ से निकल सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके मुल्क के कई जहाज़ हैं और आज वो अब वहाँ से निकलना शुरू होंगे। बहरहाल जब ईरान ने दावा यानी ट्रंप का दावा उसकी तरदीद की तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल ये दोहराना शुरू हो गए कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर दोबारा जंग होगी। अब उन धमकियों के साथ साथ ट्रंप इंतजामिया ईरान को एक बड़ी ऑफर भी दे रही है। ट्रंप इंतजामिया का ख्याल है कि अगर ईरान अपनी एनरिच यूरेनियम उसके हवाले कर दे तो बदले में उसको 20 अरब डॉलर दिए जा सकते हैं। लेकिन ईरानी क़यादत ने अपने एटमी प्रोग्राम पे किसी किस्म का कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। ईरानी सदर, पार्लियामेंट के स्पीकर और वजीर खारजा का एक ही मौकफ है कि पुरअमन एटमी सलाहियत उनका कानूनी हक है और किसी सूरत इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने तो दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया कि ये एनरिच यूरेनियम ईरान की मट्टी की तरह मुकद्दस है। هیئت مذاکره کننده کار را پیش میبره اون چیزی که به نفع مصالح و حقوق ملت ایران هست. असल में अमेरिका 20 अरब डॉलर की पेशकश अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि ये रकम ईरान की ही मिल्कियत है जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ बैंक्स में अमेरिका ने मुंजमद करके रखी है। और ईरान के एटमी प्रोग्राम और यूरेनियम से मुतल्लिक चंद मुमकिन ऑप्शंस हैं जिन पे अमल करके हम इस जंग को टाल सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अमेरिका या ईरान में कोई एक फरीक इस मुतालबे से वक्ती तौर पे पीछे हट जाए और दीगर अमूर पे बात को आगे बढ़ने दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ईरान अपनी एनरिच यूरेनियम अमेरिका की बजाय पाकिस्तान के हवाले कर दे और बदले में अपने जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज़ करवा ले। और तीसरी सूरत यह है कि ईरान अपनी एटमी तनसीबात को बैनुल-अक़वामी निगरानी में देने पर राज़ी हो जाए। अब मैं आपको ईरान के एक स्कॉलर प्रोफेसर मर्दानी की गुफ्तगू का एक क्लिप सुनवाता हूँ। तो दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है मुतज़ाद दावे करके दोबारा जंग शुरू करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। He is saying that the Iranians have agreed to A, B, C, D, E, and F. And then in 2-3 days, he said they promised all these things, which they didn't, but they're not doing them. So what happens next? A military assault. अब बात सिर्फ एक इशू पे अटकी हुई है और वो है ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम। डेडलॉक किसी सूरत हाल है और बाज़ लोग तो इंतहाई परेशान हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क़यादत इस बुरान को भी खुश उसलूबी से डील कर लेगी। और मैं आपको बताऊँ कि सीज़ फायर के वक्त भी यही सूरत हाल थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी डिलीवर किया। पाकिस्तान जब एक मुमकिन सालिस के तौर पे उभरा तो मुल्क अंदर भी बड़े
لوگ یہاں پہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے. لوگ پوچھ رہے تھے کہ اسلام آباد کے پاس جنگ کو روکنے اور ایران اور امریکہ کو معاہدے پہ آمادہ کرنے کی طاقت ہے, کوئی صلاحیت ہے؟ تو پاکستان کی قیادت نے وضاحتیں دینے کی بجائے خاموشی کے ساتھ کام شروع کر دیا. تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان 2 ہفتے کی جنگ بندی کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا. اس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کی اسلام آباد میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی. اگرچہ یہ ملاقات تعطل کو توڑنے میں ناکام رہی, لیکن پاکستان نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک بے مثال سفارتی کوشش کی کہ امن کا عمل ناکام نہ ہو. تو ایران کو امریکہ پہ شدید عدم اعتماد تھا, وہ آج بھی اس کا اظہار کر رہا ہے. ایران کے اس عدم اعتماد کو ختم کرنے کے لیے فیلڈ مارشل کو تہران گئے اور ایرانی قیادت سے براہ راست بات چیت کی. یہ بڑا رسک تھا, لیکن فیلڈ مارشل تو اکثر کہتے ہیں نا کہ جو ہمت کرتا ہے وہی جیتتا ہے. اور یہ دورہ اور اس کے بعد تہران میں ہونے والی اعلیٰ سطحی ملاقاتیں فیصلہ کن ہو گئی. تو لیبنان میں جنگ بندی کا اعلان ہوا, بدلے میں ایران نے اپنا ہرمز کو کھول دیا. پاکستان کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات اور اس نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے رکھی ہوئی ہے. عمان یا قطر جیسے روایتی ثالثوں کے برعکس پاکستان نے ایک واضح موقف اپنایا. اس نے تہران کو ایک واضح پیغام دیا کہ اس مرحلے پہ کوئی معاہدہ ایک اسٹریٹجک جیت ہوگی. تو اگر یہ ونڈو بند ہو جاتی ہے تو مستقبل کہیں زیادہ غیر یقینی ہو جائے گا اور ایران شاید کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے. اس کے ساتھ ہی پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ پہ زور دیا کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اسرائیل کھیل کو نہ بگاڑ دے. امریکہ سے ضمانت حاصل کرنے کے باوجود پاکستان نے اپنے فوجی دستے بھی سعودی عربیہ میں تعینات کیے, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اگر یہ ثالثی کامیاب نہ رہی تو جنگ پھیل سکتی ہے. اور پاکستان کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ پہ بیشتر حملوں کے پیچھے ایران نہیں بلکہ ایک اسرائیل تھا, اور اسرائیل کو پتہ ہے اگر اس جنگ میں پاکستان بھی شامل ہوا تو اسے اس تیسرے ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. اسی دوران ترکی نے بھی اس اسرائیل کو جنگ کی دھمکیاں دینی شروع کر دی. یوں پاکستان نے اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنایا اور امریکہ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا. اپنی انتھک بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار پاکستان نے وہ حاصل کیا جو بہت لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی تعریف میں بہت آگے. یہی وجہ ہے کہ قطر بھی رجوع کرنے پہ مجبور ہو گیا اور اس نے یو اے ای کو چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ سی این این دعویٰ کر رہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ پیر کو اسلام آباد میں ہوگا. Officials are hoping that a broader deal to end this conflict could be finalized as soon as this weekend, and they are watching. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اس مرتبہ پھر ایران کو چند اہم نقطوں پہ راضی کر لیا. بہت انٹرسٹنگ دن چل رہے ہیں یہ. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ جلد از جلد آپ تک براہ راست پہنچ سکے. اللہ حافظ.